स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर, आज हमारा टॉपिक है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। इस लेक्चर 5 में हम आज स्टडी करेंगे पैराग्राफ नंबर 3 इस चैप्टर का। और आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3। जैसा कि हमने पीछे कहा है कि हम हर पैराग्राफ को एक नंबर देंगे और हर पैराग्राफ को एक टाइटल देंगे, तो इस तरह से हमने इस पैराग्राफ नंबर 3 जो कि द हेरिटेज ऑफ इंडिया का है, इसको टाइटल दिया है द न्यू जनरेशन एंड आवर कल्चर। देखते हैं इसमें न्यू जनरेशन और कल्चर को लेकर के क्या बात कही गई है। राइटर कहते हैं देयर आर फ्यू इंडियंस, भारत में थोड़े ऐसे भारतीय हैं, वाट एवर देयर क्रीड, क्रीड मीन्स उनका वर्ग, उनकी सोसाइटी, चाहे कुछ भी हो, हु डज़ नॉट लुक बैक, जो पीछे मुड़कर नहीं देखते, विथ प्राइड, गर्व से, ऑन देयर एंशंट कल्चर, अपने प्राचीन कल्चर को। इट मीन्स भारतीयों का एक वर्ग ऐसा है जो अपने प्राचीन कल्चर को गर्व से नहीं देखता। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, लेकिन भारत में कुछ दूसरे ऐसे समझदार भारतीय भी हैं, हु आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मीन्स गिव अप, सम ऑफ इट्स इफीट एलिमेंट्स, इफीट मीन्स कमज़ोर, और कुछ ऐसे भारतीय भी हैं जो बिल्कुल विलिंग नहीं हैं, तैयार नहीं हैं भारत के कल्चर के कमज़ोर एलिमेंट्स मीन्स तत्वों को छोड़ने के लिए भी। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो तरह के लोग हैं, एक तो जो अपने कल्चर को गर्व से पीछे कितना भी कुछ भी कर लिया हो देखने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरे इतने भक्त हैं कि वे कमज़ोर एलिमेंट्स, कमज़ोर तत्वों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इन दोनों में क्या बात कॉमन है, तो हमें पता चलता है कि सो दैट इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस, दोनों ही ये काम अपनी अपनी समझ से इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत प्रोग्रेस कर सके। यहाँ से एक नया पॉइंट शुरू हुआ, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। ये पैराग्राफ जो कि लेकर के सिंथेसिस तक आता है, ये पैराग्राफ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिसअपीयरिंग तक भी कई बार ये आता है, कल्चर तक भी कई बार आता है। तो इसको शुरू करते हैं। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टी। इतनी पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर से भी, और पैसे के लेन देन के हिसाब से भी, इकोनॉमिकली भारत बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। यानी आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही समस्याओं का भारत सामना कर रहा है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो सामना कर रहा है की बात है, ये स्वतंत्रता के 7 साल बाद की बात है, ये लगभग 1954 की बात है, आज की नहीं है, इसलिए इसको आज से जोड़ कर ना पढ़ें। तो राइटर कह रहे हैं उस समय जब उन्होंने देखा होगा तो उन्होंने लिखा कि भारत पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहा है। एंड नो वन कैन फोरकास्ट, और कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, हर मीन्स भारत के फ्यूचर की, विद एनी सर्टेनिटी, पूरे निश्चितता के साथ। इट मीन्स भारत का फ्यूचर कैसा होगा ये कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं था उस समय। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वतंत्रता हासिल हुई थी और हमारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप कर रही थी और भारत प्रोग्रेस कर रहा था, तो इसलिए ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता था कि भारत का आगे फ्यूचर कितना मजबूत होगा। बट इट इज़ सेफ टू प्रेडिक्ट दैट वट एवर द फ्यूचर मे बी। राइटर कहते हैं कि भारत का फ्यूचर चाहे कुछ भी हो, मैं एक बार फिर बता दूं, ये 1954 की बात है, आज की नहीं है। लेखक उस समय सोचते थे भारत का फ्यूचर कुछ भी क्यों न हो, हमारे जो इंडियंस हैं ऑफ कमिंग जनरेशन, आने वाले नई पीढ़ी के, विल नॉट बी, नहीं होंगे, अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज, अनकन्विंसिंग अनजाने में, एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज, और जानबूझकर यूरोप की नकल करने वाले। अर्थात लेखक को यह विश्वास था कि फ्यूचर भारत का कुछ भी हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी आंख बंद करके यूरोपीय लोगों की कॉपी करने वाली जाने अनजाने में बिल्कुल नहीं होगी। बट विल बी मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशन, लेकिन उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो धरोहर है, जैसे कि चैप्टर के अंदर बताया गया हेरिटेज है, उसमें उनकी जड़ें पूरी तरह से एब्जॉर्ब रहेंगी, जुड़ी रहेंगी। इट मीन्स भारतीय नई जनरेशन की जड़ें उनकी संस्कृति से जुड़ी रहेंगी, और वह जड़ें जुड़े रहने के कारण वे यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित अब नहीं होंगे, और वे जानबूझ के उनकी नकल करने वाले नहीं होंगे। एंड अवेयर, और वह इस बात से जानकार होंगे, कंटिन्यूटी, निरंतरता के बारे में, ऑफ देयर कल्चर, कि उनका जो कल्चर है वो ऐसा है जो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। अर्थात वे इस बात को जानते होंगे कि उनका कल्चर हमेशा चलने वाला है, उनकी संस्कृति हमेशा चलने वाली है।
अब ये बात यहाँ पर राइटर ने कही कि ओनली आफ्टर 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के केवल 7 साल बाद ही हमारे भारतीय लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा सोच आया, हमारे भारतीय लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। द एक्सट्रीम्स मीन्स अति ऑफ नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, सेल्फ डेनिग्रेशन मीन्स आत्मग्लानि, अपने आप को दूसरे के सामने नीचा समझना, और स्वतंत्रता के 7 साल बाद ही कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत जल्दी भारतीय लोगों के अंदर मजबूती आ गई और अपने आप को जो वो अंडर डेवलपिंग समझ रहे थे, अपने आप को जो कमज़ोर समझ रहे थे, सेल्फ डेनिग्रेशन, अपने आप को जो नीचा समझ रहे थे, उस चीज़ में कमी आने लगी। एंड फेनेटिकल कल्चरल शोविनिज्म, फेनेटिकल का मतलब है धर्मांधता, इट मीन्स किसी भी चीज़ की अंधभक्ति, कल्चरल संस्कृति को लेकर के, शोविनिज्म का मतलब है उन्माद। इन सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हिंदी में कह सकते हैं कि उन्होंने बिना सोचे समझे अपने कल्चर की भक्ति को करना बंद कर दिया। इट मीन्स वो ये जानने लगे कि हमें इस कल्चर को कैसे आगे बढ़ाना है। केवल खुशियाँ मनाने से, केवल प्रसन्नता दिखाने से, उल्लास दिखाने से काम नहीं बनेगा। अर्थात स्वतंत्रता के 7 साल बाद ही भारतीय लोगों के अंदर मैच्योरिटी आने लगी और वह आत्मग्लानि को दूर करने लगे और वह अंधभक्ति से बाज आने लगे। We believe that Hindu civilization is in the act of performing its most spectacular feat, और राइटर को लगता है कि हिंदू सिविलाइजेशन लगातार परफॉर्म कर रही थी, दिखा रही थी अपने स्पेक्टेकुलर मीन्स महान, फीट मीन्स कार्य ऑफ सिंथेसिस, एकीकरण के, अर्थात हमारी हिंदू संस्कृति सबको एक करने का बड़ा कार्य लगातार कर रही थी। और ये बात पास्ट से साबित है, सिद्ध है। इट इज़ इन द पास्ट इट हैज़ रिसीव्ड, प्राचीन काल में हमारी भारतीय संस्कृति ने रिसीव किया, एडेप्टेड अपना लिया, डाइजेस्टेड अपने अंदर मिक्स कर लिया उन सारे एलिमेंट्स, तत्वों को जो कि डिफरेंट कल्चर से आए थे। और वो हमारी कौन कौन से कल्चर्स थे? इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, इंडियन, ग्रीक, रोमन, सीथियन, तुर्किश, पर्शियन। मेरे हिसाब से ये ईरानियन होना चाहिए क्योंकि इंडियन कल्चर तो हमारा है ही। पर्शियन एंड अरबियन। तो भारत ने इन सारे कल्चर्स को अपने कल्चर के अंदर मिला लिया और सारे अच्छे गुणों को अपने अंदर समा लिया। विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस इट हैज़ समवॉट चेंज्ड, और इट मीन्स हमारी भारतीय संस्कृति हर नए इन्फ्लुएंस के साथ थोड़ी थोड़ी बदली। और ये बात स्पष्ट है कि जब कोई चीज़ किसी के अंदर मिलाई जाती है तो कहीं ना कहीं चेंज दिखाई देता है, और वो हमारी भारतीय संस्कृति में दिखा। और अब वर्तमान की अगर हम बात करें तो इट इज़ वेल ऑन द वे टू असिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट। आजकल ये हमारी इस भारतीय संस्कृति इस मॉडर्न इंडिया में अब पाश्चात्य संस्कृति को मिलाने में लगी हुई है। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ 4 आप देख पाएंगे अगली वीडियो में। देखते रहिए इन वीडियोस को, समझते रहिए चैप्टर। थैंक्स।